हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को मिडवाइफरी का नेक्स्ट क्लास जो है एपिजिटॉमी, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी दिन बाद क्लास में ऑन बोर्ड पे ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं क्लास डाल रहा था आप लोगों को मिडवाइफरी का वैसे ही डिजिटली पीपीटी के द्वारा वैसे रिकॉर्ड करके, ठीक है। बट मैं आज सोचा कि अब मैं उसके द्वारा दूँ, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा था। बट चलिए आइए देखिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगता होगा। और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मन से पढ़ाता हूँ, जो भी मैटर लेके आता हूँ 3-4 बुक का कम्बिनेशन करके आप लोगों को, ताकि कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। फ्री में सब अवेलेबल रहे, ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक उसी क्लास मिडवाइफरी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। मिडवाइफरी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसमें आपका एपिजिटॉमी, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, नॉर्मल चीज़ें जो भी हमने पढ़ाना था, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल बेबी प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब चीज़ें हम बता दीजिए। अब इस टाइम जो है कि आपका एबनॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल में उसी में देखिए अगला टॉपिक है जो, ठीक है, एपिजिटॉमी है। एपिजिटॉमी या इसी को बोलते हैं पेरिनियोटॉमी, पेरिनियोटॉमी या सेकंड डिग्री लेसरेशन बोलते हैं, सेकंड डिग्री लेसरेशन। हमने आपको पिछले वीडियो में अभी जो क्लास हमने कर रहा था तो हमने उसमें बताया था कि लेसरेशन या फिर पेरिनियल ट्रामा क्या होता है। पेरिनियल ट्रामा, तो उसमें हमने टाइप बताया था आपको, टाइप बताया था फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री हमने बताया था। बाकायदा फिगर बना के आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और हमें अगर आपको देखना हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि इसी को देखिए। एपिजिटॉमी, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि जो एपिजिटॉमी होता है वो किस टाइप का, किस डिग्री का लेसरेशन होता है। तो सेकंड डिग्री का लेसरेशन, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो गया, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो गया, जो कि मोस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसका नाम पेरिनियोटॉमी, ठीक है, पेरिनियोटॉमी। बात डिफिनीशन की करें तो डिफिनीशन क्या होता है, एन इंसीजन मेड एन इंसीजन, इंसीजन मतलब कट लगाना, ठीक है। या फिर सिंपल भाषा में कह दे कि एन कट, ठीक है। इंसीजन मेड इनटू द पेरिनियम, कहाँ पे, पेरिनियम पे, ठीक है। तो फीमेल के पेरिनियम पे क्या करना, यहाँ पे कट लगाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब बेबी का हेड जो है बाहर दिखने लगे, ठीक है, ठीक, ये एनस। तो देखिए डियर, ये पेरिनियम है। पेरिनियम में जब बेबी का हेड दिखने लगे, बेबी का हेड कितना दिखने लगे, ठीक है। बेबी का हेड जब दिखने लगे कितना, इसमें 3 to 4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल। जब हेड जो है पेरिनियम से ऐसे दिखने लगे तब कट करना है, तब कट लगाना है, ठीक है। एन इंसीजन मेड इनटू द पेरिनियम, ये पेरिनियल एरिया है, इनटू द पेरिनियम टू इनलार्ज, क्या करना, बढ़ाना, इनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट, जो वेजाइना का आउटलेट है जिससे हेड बाहर आएगा, या ओरिफिस बोलते हैं, या ओरिफिस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द हेड, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द हेड जब हेड डिलीवर होता रहे होने के बाद, ये सेकंड स्टेज लेबर में होता है। सेकंड स्टेज लेबर में जब बेबी का हेड बाहर आना होता है तो पेरिनियम क्या होता है कि ज़्यादातर ये केसेस उसमें देखने को मिलता है जो प्राइमरी गेडा मदर होती हैं, या फिर उनके जेनाइटल्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो फुली डेवलप नहीं रहते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कि अर्ली एज पे प्रेगनेंसी हो जाती है, कम एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है, कट करने की ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो अगर मल्टी ग्रेविडा है तो आराम से ये पेरिनियल मसल जो है कि रिलैक्स हो जाती हैं और बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें डियर ओरिफिस है, ओरिफिस यानी ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द हेड अंडर द लोकल एनेस्थेसिया, यानी कि इसको करने से पहले, कट लगाने से पहले, ठीक है, कट लगाने से यहाँ पेरिनियम पे इधर कट लगाने से पहले आपको ये जो है पेरिनियम एरिया में जैसे ही हेड आया तो तुरंत जो है कि लिग्नोकेन 10 ml 1% लिग्नोकेन का हमेशा लेबर में रखा रहता है, लोकल एनेस्थेसिया होता है। लिग्नोकेन 10 ml लगाना, 10 ml सिरिंज में लेके उसको इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, यानी कि पेरिनियम में चारों तरफ से उसको इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, ताकि कट करने पे उसको दर्द ना हो, और लोकल एनेस्थेसिया का काम करता है। तो इन्फिल्ट्रेट करते हैं ऐसे सिरिंज में लेने के बाद ऐसे चारों तरफ से उसको इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया दे देते हैं, उसके बाद फिर कट करते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो,
ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इंसिजन मेड इन द पेरिनियम, मेड इनटू द पेरिनियम टू इनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट आर ओरिफिस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द हेड अंडर द लोकल एनेस्थेसिया। तो लोकल एनेस्थेसिया ये लगाते हैं कितना, 10 ml 1% लिग्नोकेन, कितना 10 ml 1% लिग्नोकेन, ठीक है। अब इंडिकेशन की बात करें तो ये ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों जो है कि कट करना पड़ता है। तो इंडिकेशन में ये है कि रिजिड पेरिनियम कैसा हो, हमने कहा कि रिजिड यानी कि जो पेरिनियल मसल है वो रिलैक्स नहीं हो रहा है। पेरिनियल मसल क्या हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो उसको हम ये साइज नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है, देखिए हेड जब बेबी का दिखने लगा 3 to 4 सेंटीमीटर अगर आ गया तो यानी जितना जल्दी हो सके बेबी का हेड बाहर निकले, नहीं तो फीटल डिस्ट्रेस होने के कारण बच्चा मेकोनियम पास कर सकता है और उसके बाद इसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हेड को बाहर लाएं जैसे हेड विजुअल होने लगे, ठीक है। क्योंकि जब सर्विक्स के और वेजाइना के अंदर रहता है तो बच्चे का वो जो है कि ये फेशियल एरिया वो दबा रहता है, तो इसलिए वो सक नहीं कर, वो रेस्पायरेट नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। रिजिड पेरिनियम ब्रीच डिलीवरी, ठीक है। या तो रिजिड पेरिनियम है, रिजिड पेरिनियम में वो भी ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच यानी कि प्रेजेंटेशन सिफेलिक ना हो के अदर कोई शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, या फिर चिन प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर बुटाक प्रेजेंटेशन हो गया, फुट प्रेजेंटेशन है। तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन जितना होते हैं उस कंडीशन में भी हमें कट करना होता है इसका साइज बढ़ाने के लिए, पेरिनियम का, इसका वेजाइनल कैनाल का ओरिफिस का साइज बढ़ाने के लिए, ताकि आराम से बाहर आ सके, ठीक है। तो ब्रीच डिलीवरी शोल्डर डिस्टोसिया की केस में भी करते हैं। अब और कब करते हैं, जब बेबी बिग साइज का हो, बेबी कैसे हो, बिग साइज का हो, यानी माइक्रोसोमिया यानी कि बेबी का जो वजन है, वेट है या फिर साइज है, शेप है, वो बड़ा हो, बिग साइज का बेबी हो तो उस केस में भी कट करने पड़ता है। या फिर कार्ड प्रोलैप्स इन सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एमनियोटिक सैग में भरा होता है, जैसे ही रप्चर होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जैसे रप्चर हो जाता है, तो उसमें जब रप्चर हो जाता है तो जब उसका फ्लूइड बाहर आने लगता है तो उसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी आगे आ जाता है, तो इस कॉर्ड को बचाने के लिए हमें, ताकि ये कॉर्ड दबे नहीं, क्योंकि मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड ही है। अम्बिलिकल कॉर्ड तब तक उसको दबा नहीं होना चाहिए जब से तक बेबी पूरी तरह से बाहर ना आ जाए, ठीक है। ना उसको कट करना है और ना ही जो है कि वो दबने पाए या ना मुड़ने पाए अम्बिलिकल कॉर्ड, नहीं तो मुड़ जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा, उसमें बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस का सामना कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, तो उस केस में भी हम उस कॉर्ड को उस पर प्रेशर ना पड़े, उस पर दबाव ना पड़े, उसको बचाने के लिए इस वजह से भी हम कट करते हैं। या फिर फोर्सेप डिलीवरी हो रही है तब भी कट करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ इपिस्टॉमी यानी कि इपिस्टॉमी जो कट लगाते हैं वो कब हमें कट करना है, तुरंत हमें रेडी रहना है, ग्लव्स पहन के एपिस्टॉमी सीजर और लिग्नोकेन इंजेक्शन लेके हमें तुरंत तैयार रहना। जैसे बेबी का हेड विजुअल हो तो जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग मतलब कि जो हेड का ये सरकमफरेंस है, वो ये हेड का सरकमफरेंस है, पेरिनियम के बाहर ऐसे आ जाए, दिखने लगे, क्राउन मतलब जैसे मुकुट की तरह है वैसे, ठीक है। क्राउनिंग वो भी कितना 3 to 4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल, ठीक है। ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी, जब फोर्सेप डिलीवरी कराते हैं, ये तो मतलब प्रायर टू 3 to 4 सेंटीमीटर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तब उसके लिए, देखिए ये वेजाइनल डिलीवरी से हो रही है तब उसके लिए ये कंडीशन है एपिस्टॉमी, ठीक है। और अगर फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हैं, इसी से वेजाइना के थ्रू ही फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हैं, फोर्सेप डिलीवरी ये होता है, देखिए फोर्सेप जो है ऐसे फोर्सेप होता है, ठीक है, यहाँ पे फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है, ऐसे एक फोर्सेप होता है, ठीक, यहाँ पे फोर्सेप डिलीवरी होता है, ठीक, यहाँ पे। तो इसको फोर्सेप डिलीवरी यानी कि फोर्सेप ऐसे अंदर डालते हैं उसके वेजाइना के थ्रू और बच्चे का हेड लेते हैं, तब जो है जब बच्चे का हेड ऐसे फोर्सेप में ऐसे पकड़ ले, उसके बाद जो है कट करना है, तब हमें बाहर निकालना है, तब वही कह रहा है ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्लेड, जैसे ही ब्लेड अंदर जाएगा बेबी का हेड पकड़ेगा, बाहर खींचना होगा तब कट करना होगा। ये है टाइमिंग ऑफ एपिस्टॉमी यानी कट कब करना है, तो 2 कंडीशन में। अब उसके
उसके बाद हम टाइप बता रहे हैं कि कई जगह होता है, जैसे कि होता है या तो फिर मोस्ट कॉमन यही होता है, मीडियोलैटरल ही मोस्ट कॉमन है। या तो जैसे मान लीजिए अगर जो डिलीवरी करा रही स्किल बर्थ अटेंडेंट जो डिलीवरी करा रही है, अगर वो राइट हैंड होगी, अगर वो राइट हैंड होगी तो इस तरीके से ऐसे कट करेंगे, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड है तो इस तरीके से इधर कट करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है। तो ये भी मीडियोलैटरल है, ये भी मीडियोलैटरल, यानी 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock भी बोला जाता है एपिस्टोमी से, ठीक है। तो अब मैं टाइप बता रहा हूँ, टाइप में 4 टाइप आपको बताऊंगा, ठीक है, मीडियन, मीडियोलैटरल, जे शेप्ड और लेटरल, ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ एपिस्टोमी हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये टाइप की बात कर रहे हैं आपको, हम टाइप बता रहे हैं। देखिए टाइप में पहला क्या होता है, मीडियोलैटरल मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही एक बन गया, क्वेश्चन एक यही बन गया कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टोमी कौन होता है, तो मीडियोलैटरल, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। और इसमें इंसिजन मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फॉर्चिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा डियर, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मान लीजिए ये, ठीक है, ये देखिए ये पेरिनियम है, पेरिनियम के जस्ट ठीक है, ये पेरिनियम है, पेरिनियम के जस्ट इधर जो एंगल है ये फॉर्चिटी है, ठीक है, ये तो एनस, ठीक है, ये एनस। देन देखिए ये एरिया फॉर्चिटी, ठीक है, ये एरिया फॉर्चिटी है और ये पेरिनियम है, ठीक है, ये पेरिनियम है, पेरिनियम, ये फॉर्चिटी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डियर देखिए इंसिजन मेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है, बल्ज हुआ, जैसे मान लीजिए फीटस का हेड जैसे बाहर दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगा, तो फॉर्चिटी में कहाँ कह रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड मिड लाइन, ये देखिए मिड लाइन है, मिड लाइन के आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड और नीचे की तरफ, तो देखिए ये है ये, ठीक है, यहाँ पे करना है डाउनवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट, देखिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये वाला सीधा मिड पॉइंट है, फॉर्चिटी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फॉर्चिटी, मिड पॉइंट ऑफ द फॉर्चिटी 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एनस। देखिए एनस से इसकी दूरी जो कट करना है, यहाँ पे देखिए एनस से जो ये दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एनस से इसकी दूरी कितनी हो जाए, 2.5 सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए। मीडियोलैटरल में मोस्ट कॉमन यही होता है, ठीक है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं मिल रहा है तो एनस से इधर, एनस से 2.5 सेंटीमीटर का एक इमेजिनरी लाइन करिए और यहाँ से कट लगा दीजिए, ठीक है। और अगर ऐसे भी करना चाहते तो मिड लाइन से थोड़ा सा हट के 7 o'clock, घड़ी में जैसे 7 o'clock रहता है ना, 7 o'clock, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 और ये 9, तो ये 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट और ये 7 o'clock, और अगर लेफ्टी है तो वो 5 o'clock, कितने 5 o'clock, इसीलिए इसका नाम 7 o'clock भी कहा जाता है एपिस्टोमी का, ठीक है। बिटवीन एनस एंड एनल ट्यूबरसिटी, ठीक है, बिटवीन एनस एंड एनल ट्यूबरसिटी, तो एनल ट्यूबरसिटी भी अंदर से रहता है, एनल ट्यूबरसिटी यानी कि जहाँ पे एनस का पार्ट है वहाँ से लेके एनस एंड एनल ट्यूबरसिटी के दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एनाटॉमी आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ये अंदर से इंटरनल आर्गन के बारे में बात कर रहा है। एनल ट्यूबरसिटी मतलब कि जो पेल्विक बोन होता है उसके प्यूबिस से जस्ट नीचे जो होता है उसे कहते हैं ट्यूबरसिटी, और एनस के बीच में, ठीक है। मीडियन दूसरा, पहला तो मीडियोलैटरल, दूसरा मीडियन, ये थोड़ा सा रिस्क है, इसमें रिस्क रहता है। मीडियन जो है कि सीधा सीधा कट करते हैं, ऐसे सीधा कट करते हैं, ठीक है, लैटरली नहीं, ऐसे सीधा कट करते हैं, इसमें बहुत रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है कि एनस का इंस्पेक्टर भी कट हो जाए तो एनस का कंट्रोल हट जाता है, इसमें रिस्क रहता है। तो ये क्या है, इंसिजन मेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द फॉर्चिटी, तो सेंटर ऑफ द फॉर्चिटी से यहाँ पे कट लगाते हैं टू द एनस। इन दिस रिस्क ऑफ इंजरी टू एनल इन्फेक्ट,
स्ट्रक्चर इज मोर, इसलिए इसको नहीं यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा यही मोस्ट कॉमन यही यूज किया जाता है और इसी के द्वारा होता है। उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तब ट्राई करते हैं कि अगर हो सकता है वैसे हो जाए, लेकिन नहीं तो यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेटरल का, तो इसको आप हटाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, जो कि मैंने दो बताया आपको, लेटरल मीडियोलेटरल बताया। मीडियोलेटरल के बाद हमने आपको बताया क्या, जे शेप्ड, वो मिड लाइन मीडियोलेटरल मिड लाइन। एंड देखिए लेटरल एपिस्टोमी, लेटरल एपिस्टोमी ये होता है इंसिजन मेड 1 सेंटीमीटर, इंसिजन मेड यानी कट जो लगाना है 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट साइड, 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट साइड, 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोर्चिटी। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये एनस, ठीक है, ये पेरिनियम एरिया के देखिए कह रहा है कि इंसिजन मेड 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्चिटी, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्चिटी। तो ये जो है कि देखिए ये पेरिनियल एरिया हो गया। पेरिनियल एरिया के बाद देखिए बल्जिंग यहाँ पे होगा जब बेबी का हेड जो है देखिए ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसमें जो है देखिए बेबी का हेड बाहर की तरफ ऐसे, ये बेबी का हेड, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्चिटी, ठीक है, लेटरल साइड पे ऐसे, ये देखिए फोर्चिटी हो गया, ये फोर्चिटी, और इधर ऐसे लेटरल साइड पे ऐसे कट लगाना है इधर, ठीक है, ऐसे, ठीक, कट इधर लगाना, चाहे इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए फोर्चिटी। रिस्क ऑफ इंजरी टू बर्थोलिन ग्लैंड इन दिस इज मोर, यानी कि जो वेजाइनल कैनाल के जस्ट बगल में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया हूँ तो हमारे वीडियो वहाँ देखेंगे तो हम बर्थोलिन ग्लैंड के भी बारे में बताए हैं कि जो वेजाइनल कैनाल के जस्ट लोअर साइड पे, दोनों साइड पे बर्थोलिन ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कभी कभी बर्थोलिन ग्लैंड भी कट कर हो जाता है, तो रिस्क इसमें रहेगा बर्थोलिन ग्लैंड कट होने का, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना हो तो बहुत आराम से, मतलब कि रिस्क रहता है। जे शेप्ड में क्या होगा कि इंसिजन बिगिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्चिटी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द फोर्चिटी, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ बीच से, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करके ऐसे जाना है, ठीक है, जे शेप्ड। देखिए इंसिजन बिगिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, सॉरी हमारा लाइट सिस्टम जो है थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया था, लाइट चली गई तो इसमें अंधेरा। चलिए देखिए इसमें क्या है, जे शेप्ड में क्या होता है, इंसिजन बिगिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्चिटी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द फोर्चिटी के सेंटर से, यहाँ से सेंटर से, ये फोर्चिटी हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से बनाना है और ऐसे जाना जे शेप्ड का, ठीक है। तो ऐसे देन डायरेक्टेड अबाउट 1.5 सेंटीमीटर टूवर्ड एनस, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाना है एनस की तरफ, फिर ऐसे आना है, ठीक है, जे शेप्ड, हल्का सा जे एनस, देन डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि 5 और 7 o'clock पोजीशन पे इधर कर रहे हैं तो इधर से जाइएगा, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे, या तो राइट साइड पे काटिए, ठीक है, या लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कट करिए। तो ये क्या है, जे शेप्ड का है। तो ये था डियर टाइप के बाद अब हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या रोल होता है और इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है, रिपेयर कैसे करना होगा और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो देखिए दिए सूचरिंग करने उसमें रिपेयर कैसे करते हैं। इंसीजन बनाने के बाद, इंसीजन करने के बाद पेरिनियल को कब करते हैं, टाइम ऑफ रिपेयर। टाइम ऑफ रिपेयर यानी कि जो पेरिनियम पे कट लगाए हैं, ठीक है, पेरिनियम पे जो कट लगाए हैं इसमें उसको कब रिपेयर करते हैं और कैसे रिपेयर करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कट है, ठीक, ये कट यहाँ पे ठीक है, ये कट लगा है, तो इस कट को रिपेयर कब करेंगे, जस्ट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा, तब भी कर सकते हैं। ठीक है, सूचरिंग कैसे करना है, कैसे करना है सूचरिंग, प्लासेंटा बाहर आ गया, सब कुछ हो गया, चेक कर लिए फिर से कि प्लासेंटा है कि नहीं, प्लासेंटा का कुछ पार्ट बचा तो नहीं है, सारी चीज़ें एकदम सही से क्लीन एकदम चेक करने के बाद प्लासेंटा को दोनों सरफेस को देख लीजिए, कहीं मिसिंग तो नहीं है, अगर मिसिंग होगा तो अभी वो करके बाहर कर लीजिए, उसके बाद फिर करिए। ठीक है, फिर सूचरिंग करने का क्या सीक्वेंस है सूचरिंग करने का। देखिए वेजाइनल जो ये लेयर है जो स्किन का जो लेयर है, तो पहले क्या देखिए 1 2 3 जो लेयर है उस लेयर को क्या वेजाइनल म्यूकोसा लेना है, वेजाइनल म्यूकोसा यानी देख लीजिए ये वेजाइनल अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पोर्शन वेजाइनल म्यूकोसा, देन उसके बाद पेरिनियल मसल्स। ठीक है, ये पेरिनियल मसल्स मान लीजिए, ये पेरिनियल मसल्स, ठीक है, पेरिनियल मसल्स एंड देन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। और सूचरिंग कैसे करना है, सूचरिंग जो है कैटगट सूचर जो आता है कैटगट का आता है, किसका, कैटगट। ठीक है, कैटगट का कितना सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर का होता है और एब्जॉर्बेबल होता है। और सूचरिंग कौन सा करना है, डिसकंटिन्यूअस सूचरिंग। कौन सा सूचरिंग, डिसकंटिन्यूअस सूचरिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस, देखिए डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि देखिए ऐसे दो पोर्शन को ऐसे करके इसमें जो सूचरिंग निडल से ऐसे कुछ, देखिए सूचरिंग निडल ऐसे होती है और यहाँ पे धागा ऐसे लगा रहता है और इसको कैसे पकड़ते हैं, निडल होल्डर से पकड़ के फिर यहाँ से डालेंगे ऐसे करके, यहाँ ऐसे बाहर आएगा, फिर खींच लेंगे, खींचने के बाद इसको आधा इतना ऐसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर से अगला जो है कि उस तरफ ऐसे लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला लीजिए, ये वाला लेने के बाद दोनों लेयर। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले इसको इस लेयर को ऐसे करना है, ठीक है, इसको ऐसे करना है, करने के बाद फिर इस वाली लेयर को लेना है, लेने के बाद ऐसे करके और 2 बार ऐसे लपेट के ऐसे पकड़ के खींच लीजिए और ये के यहाँ, तो एक यहाँ पे इंसिजन बना दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में क्या है कि कंटिन्यूअस में ऐसे जैसे सिलते हैं कपड़ा, ऐसे कंटिन्यूअस में ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस होगा सूचरिंग में। ठीक है, और कैटगट जो सूचर इस्तेमाल करते हैं उसको, वो कौन सा रहता है, कैटगट का रहता है। अगर लेंथ पूछे तो इतना है, सूचरिंग नीडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद रिमूवल ऑफ सूचर, यानी कि जब ये सूचर कब रिमूवल करना है, यानी स्टिचेज लगा दीजिए। ठीक है, सूचरिंग कर दिए, करने के बाद आफ्टर 6 डेज 6 दिन बाद टाके को कट कर सकते हैं, जो भी टाका है 6 दिन बाद कट कर सकते हैं, या फिर 1 वीक आप सूचरिंग करने के 1 सप्ताह बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डियर क्या है कि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वेश्चन आता है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो देखिए डियर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वुमेन्स विथ एपिजटॉमी, एक महिला है जिसका एपिजटॉमी हो चुका है, उसका देखभाल आपको करना है। तो देखभाल क्या करना है, चेक इंसिजन साइट, यानी जहाँ पे कट लगा है वहाँ चेक करना है, एंड अप्लाई पेरिनियल पैड अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोवाइड आइस पैक फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, उसको आइस पैक प्रोवाइड कराना है। आफ्टर 2 डेज इंस्ट्रक्ट, ठीक है, 2 दिन बाद उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको इंसिस्ट करना है, या तो इंस्ट्रक्ट करिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके उसमें सिस्ट्स बाथ में बैठ के बाथिंग करो, और नहीं तो आप अपने सामने ही इंसिस्ट कीजिए उसको, क्लाइंट फॉर सिट्स बाथ। वैसे सिट्स बाथ के लिए अब जो सिट्स बाथ दिया जाता है इसके लिए बैन लग गया है, नहीं होता है, क्योंकि जो सिट्स बाथ में जो वाटर रहता है लोग पर्सनल वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करते हैं, उसलिए जो है कि फीमेल के
वेजाइना में या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से सिट्स बाथ पर बैन लगा दिया गया कि महिला को एपिज़टॉमी या फिर डिलीवरी के बाद सिट्स बाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये लगा दिए। एजुकेट फॉर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के लिए ये मेंटेन करने के लिए उसको एजुकेट कीजिए। एजुकेट टू द क्लाइंट फॉर पेरिनियल और कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, पेरिनियल या कीगल एक्सरसाइज होता है, तो मैं पेरिनियल या कीगल एक्सरसाइज के लिए बता देता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है जो ये नीचे होगा ऐसे पूरा ऐसे, और ये घुटने के ऊपर होके ये एक्सरसाइज करना है कीगल एक्सरसाइज में। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज मैन के लिए भी होता है और वुमेन के लिए होता है। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज ये होता है कि जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लाने यानी उसमें हार्डनेस या टेंडरनेस लाने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, ये आफ्टर डिलीवरी के बाद ये किया जाता है ताकि फिर से रीपोजिशनिंग आ जाए जो पहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में था उसमें। ठीक है, यूज ऑफ एनाल्जेसिक स्प्रे फॉर द पेन रिलीफ, अगर वुमेंस को दर्द हो रहा है 24 घंटे के अंदर तो एनाल्जेसिक स्प्रे आता है, उसको मार दीजिए, उसको आराम रिलीफ मिल जाएगा। अब देखिए केयर करने का जो नर्सिंग केयर करने का जो एक रूल्स है, एक स्केल बताया गया है कि रीडा स्केल, रीडा REEDA, रीडा स्केल। R मतलब रेडनेस यानी जहाँ इंसिजन कट लगा है वहाँ पे रेडनेस है कि नहीं इसको पता करना है। E मतलब एडिमा यानी वहाँ पे एडिमा बना है कि नहीं ये देखना होगा। इकाइमोसिस वहाँ पे देखना होगा। इकाइमोसिस का मतलब वहाँ पे जो है कि जो ब्लड वेसल है जो कलर जो वो कैसा है या फिर वहाँ पे क्या ड्रेनेज आ रहा है कि नहीं वो। ठीक है, ड्रेनेज। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन मतलब कितना तक आ रहा है। ठीक है, अगर ड्रेनेज आ रहा है तो कितना तक, और एडिमा है तो कितना है, और रेडनेस है तो बहुत ज़्यादा है या कैसे, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, उसके बाद बबली स्केल, बबली ले स्केल, बबली ले स्केल, ये ब्रेस्ट देखना है। ऐसे वुमेंस में ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन करना है, केयर करना है। यूट्रस का भी केयर करना है। ठीक है, ब्लैडर का भी केयर करना है, बावल का भी केयर करना है, और लोकिया भी देखना है। ठीक है, एपिस्टॉमी देखना है, एपिस्टॉमी का निगरानी करना है। और उसका लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्ब में यानी कि उसके पैर के दोनों जो है कि ग्रोइन में एरिया में वहाँ पे देखना है, और उसका इमोशन भी केयर करना है। ये स्केल है केयर करने का। ठीक है, फिलहाल ये पूछता नहीं है लेकिन ये केयर करना चाहिए ऐसे पे। ठीक है, जो वुमेन्स हैं। तो डियर ये एपिस्टॉमी या पेरिनियोटॉमी या सेकेंड डिग्री लेसरेशन था। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको लेके बताएंगे आपको प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि जो डिलीवरी 37 वीक से पहले रप्चर हो जाता है या फिर रप्चर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू सो मच डियर।